फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाई केशव सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। ठीक ना। कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो क्या होता है, कभी भी शांत नहीं होता है। गर्म तथा ठंडी हवाओं की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवाओं की अपेक्षा गर्म हवा का जो घनत्व और अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि ठंडी हवा का जो अपवर्तनांक और घनत्व होता है वो अधिक होता है, जबकि ठंडी हवाओं की अपेक्षा जो गर्म हवाएं हैं उनका जो अपवर्तनांक होता है, जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। और तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाली परिवर्तनों का इधर उधर मुड़ जाता है। यानी कि तारों से जो आने वाला प्रकाश होता है वो वायुमंडल के अपवर्तनांक में, ठीक ना, वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण क्या होता है, इधर उधर मुड़ जाता है। और कभी कभी वायुमंडल के पिछले भाग में अचानक अधिक विचलित हो जाता है। और कभी कभी ये जो घटना होती है वो क्या होता है, तब वायुमंडल के पिछले भाग में अचानक से अधिक हो जाती है, जिससे प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः या कभी कभी पूर्णतः कट जाता है। यानी कि इस अपवर्तन के कारण या इस घटना के कारण जो प्रकाश होता है वो प्रेक्षक के आंखों से, ठीक ना, बहुत थोड़े समय के लिए कभी कभी अंशतः और कभी कभी क्या होता है, पूर्णतः कट जाता है। इसलिए तारा कभी कम तथा कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है। और इस प्रकार हम क्या होता है, जो तारे होते हैं वो कभी कम और कभी अधिक प्रकाश देते हुए मालूम पड़ते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं, या यह क्रिया तारों का टिमटिमाना कहलाती है। ठीक ना, ये क्रिया क्या कहलाती है, तो तारों का टिमटिमाना। अगला हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के रंग और उनके तरंगदैर्घ्य के बारे में। ठीक ना, कि प्रकाश के रंग कौन कौन से होते हैं तथा उनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो देखिए, प्रकाश के रंग और उनके तरंगदैर्घ्य में हम पढ़ेंगे बैगनी रंग। ठीक ना, बैगनी रंग जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायलेंट। कह रहा है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 से लेकर और 440 नैनोमीटर तक होता है। जो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 से लेकर और 440 नैनोमीटर होता है। उसके बाद है आपका इंडिगो यानी कि जामुनी। ठीक ना, तो इसका 440 से लेकर और 460 नैनोमीटर होता है। अच्छा, ये जो तरंगदैर्घ्य हम मापे हैं इसका मात्रक इसमें क्या है, नैनोमीटर है। एंगस्ट्रम अलग होता है। ठीक ना, उसके बाद कह रहा है कि नीला, ब्लू कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 460 से लेकर 500 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद हमारा अगला है हरा। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो नैनोमीटर में 500 से लेकर और 570 तक होता है। उसके बाद हमारा पीला रंग है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 570 से लेकर और 590 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद हमारा नारंगी है। क्या है, नारंगी। इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो 590 से लेकर और 620 नैनोमीटर तक होता है। और सबसे अंत में आपका क्या है, तो सबसे अंत में आपका होता है लाल कलर। ठीक ना, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, तो 620 से लेकर के और 700 नैनोमीटर तक होता है। यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम तो ये होता है हमारा बैगनी रंग का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक ना, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, कह रहा है कि कभी कभी वर्षा के दिनों में वर्षा के बाद आकाश में 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। यानी कि बरसात के दिनों में अक्सर हम देखें कि कभी कभी जो होता है वो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। इस 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी होती है उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखेंगे हम इसके निर्माण के बारे में कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो कह रहा है कि वर्षा के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों द्वारा, वर्षा के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद, ठीक ना, रंगों के विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि बारिश जब होती है तो वर्षा की कुछ बूंदें वायुमंडल में क्या होती है,
वायुमंडल में अटक जाती है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, जब सूर्य निकलता है या सूर्य का जो प्रकाश उससे टकराती है तो क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। और इसी घटना के कारण रंगों के विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, अर्थात वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा बण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष बनता है। देखिए क्या होता है कि वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा बण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण किसका क्या होता है, तो इंद्रधनुष बनता है। अगला हम आपका पढ़ेंगे, देखिए प्रकाश का बण विक्षेपण क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में बंटने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का बण विक्षेपण कहलाती है। इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो यानी पार्ट नंबर 3 में भी चर्चा किया है। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक ना। पहला उसमें होता है आपका, देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का, तो इसीलिए उसका विक्षेपण जो होगा वो विक्षेप जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विक्षेप क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। तो इसमें आपका होता है बैजानी ह पीना ला, यानी कि इसको याद करने का ट्रिक है बैजानी पीनाला। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, 7 रंगों की इस रंगीन पट्टी को आप स्वतः ही और आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन तो कह रहा है कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, अणु इत्यादि के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर विभिन्न दिशाओं में पुनः प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यानी कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, क्या होता है, जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो धूलकण होते हैं या जो अणु होते हैं उन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, तो अवशोषित कर लिया जाता है और विभिन्न दिशाओं में पुनः क्या किया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। यानी कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर और पुनः हवा के माध्यम से इधर उधर फैल कर और फिर उसका करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जैसे देखिए चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ये जो होता है आपतित प्रकाश होता है और ये जो क्या होता है, कण होगा, ठीक ना। तो इस कण के द्वारा, ठीक ना, क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो अलग अलग माध्यमों में या अलग अलग धूलकणों के द्वारा अवशोषित करके फिर चारों तरफ बिखेर दिया जाता है। जैसे देखिए बिखेर रहा है, ठीक ना। और उसके बाद जो प्रकाश का शेष भाग होता है वो क्या होता है, पहुंचता है, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचता है। अधिकांश भाग सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग जो क्या होता है वो वायुमंडल में ही चारों तरफ बिखर जाता है, उसका बहुत कम भाग ही हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। उसके बाद हमारा कोलाइड, ठीक ना। कोलाइड क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। करें कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कण कहते हैं। यानी किसी भी माध्यम में जो छोटे छोटे कण का निलंबन होता है उसे ही हम कोलाइड कण कहते हैं। जैसे दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे वर्षा के कण क्या होते हैं, जल में निलंबित रहते हैं। जैसे धुआं, कुहासा, धूल इत्यादि कोलाइड के उदाहरण हैं। इसको प्रैक्टिकल देखने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो दूध होता है ना उसमें टॉर्च जलाइएगा। जब दूध में आप टॉर्च बारेंगे तो आपको दिखाई कि दूध में छोटे छोटे कण दिखाई देंगे और वही कण क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। उसके बाद आपका अगला है टिंडल प्रभाव, ठीक ना। क्या है, टिंडल प्रभाव। तो कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी किसी कोलाइडी विलयन में जो छोटे छोटे कण होते हैं, तो देखिए क्या होता है, जब उसमें हम टॉर्च को जलाएंगे ना तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ठीक ना। और अवशोषित करने के बाद वो एक कीप के आकार का बनाते हैं, ठीक ना, एक शंकु के आकार का उसमें आपको दिखाई देगा और इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको हम टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो
इसके बारे में जो जानकारी है वो सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्राप्त किया था। अब हम बात करेंगे कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, तो कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों तथा प्रकाश को अवशोषित कर कण प्रकाश के रंगों को प्रकीर्णित करते हैं। यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल और धूलकण क्या करते हैं, तो प्रकाश को अवशोषित कर कण प्रकाश के रंगों को प्रकीर्णित करते हैं, यानी कि इधर उधर फैलाने का काम करते हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। अच्छा, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक ना। तथा नीला रंग का भी सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, बैंगनी रंग का तथा नीला रंग का भी होता है। चूँकि देखिए बैंगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है लेकिन हमको आकाश नीला दिखाई देता है, आखिर क्यों, तो देखिए चूँकि हमारा नेत्र जो है वो बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। हमारा जो नेत्र होता है वो बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है या ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। देखिए प्रकीर्णन तो सबका होता है, ठीक ना, सभी रंगों का प्रकीर्णन होता है, लेकिन किसी का कम होता है और किसी का अधिक होता है। तो जिसका सबसे अधिक होता है वो चारों तरफ फैलता है, तो बैंगनी रंग का तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वो चारों तरफ फैलता है। लेकिन जो हमारा नेत्र है, ठीक ना, जो हमारा नेत्र है वो नीले रंग के अपेक्षा क्या होता है, यानी कि नीले रंग के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है, इसीलिए नीले रंग का प्रकीर्णन प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है, जिसके कारण आकाश का रंग भी क्या होता है, हमको नीला दिखाई देता है। अब हम लेसन 3 के, ठीक ना, जो ह्यूमन आई है और रंग बिरंगा आपका संसार है, इसी को बोलते हैं। इसमें देखिए हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। आप देखे होंगे कि कहीं भी खतरा जहाँ दिखाना हो वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, आखिर क्यों, तो कह रहा है कि चूँकि हम जानते हैं कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, तो कम होता है, क्या होता है, उस प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, यानी कि वो प्रकाश जो होता है वो वायुमंडल में उतना ही कम फैलता है, ठीक ना। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए कि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसके उसका जो क्या होता है वो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात वह सबसे कम फैलता है, और सबसे कम फैलने के कारण यह दूर से ही दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अब कोई वस्तु दिया जाए, आपको 2 वस्तुएं दी जाए, एक वस्तु को आप क्या कीजिए कि चारों तरफ बिखेर दीजिए और एक को मतलब आप स्थिर रखे रहिए एक जगह इकट्ठा उसको। अब दूर से हम देखेंगे तो कौन सी वस्तु दिखाई देगी, तो जो इकट्ठी वस्तु है वही दिखाई देगी। जो चारों तरफ फैल गया है तो वो अपने मूल आकार से भी क्या होते हैं, छोटे हो जाएंगे, यानी कि जो उनका वास्तविक आकार है उससे बिखेर देने के बाद वो छोटे हो जाएंगे, तो वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक ना। यही कारण होता है कि जो लाल रंग होता है वो फैलता नहीं है, जिसके कारण यह दूर से ही दिखाई देता है, और इसलिए क्या करते हैं, खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है, कि लाल रंग को देख करके और लोग बहुत दूर से ही भाप ले कि आगे हमारा खतरा है, और खतरे को बहुत दूर से अंदाज़ा लग जाए लोगों को और वो अपना सावधानी बरत ले। आज के लिए बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।